जय हिंद। आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का सबसे बेसिक सा कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के क्रम में सबसे पहले उसमें यूज होने वाले, उसमें प्रयोग में आने वाले बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक। पहले में आता है ऑर्बिट, जिसको हम सेल भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कक्षा बोला जाता है। दूसरे टॉपिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बार बार यूज में आने वाले हैं, ये हैं सब ऑर्बिट, या इसे हम सब सेल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में उप कक्षा कहा जाता है इसे। जो तीसरे टॉपिक है वो आते हैं हमारे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल यानी कक्षीय। ऑर्बिटल मतलब कक्षीय। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का हाउस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अधिकतम मिलने की संभावना होती है। यहीं पे ही इलेक्ट्रॉन जो है अधिकतम मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले हम ऑर्बिट समझ लेते हैं, यानी सेल को समझ लेते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इससे ही केमिस्ट्री का सारा कंसेप्ट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कक्षा। कक्षा क्या होती है? देखिए, कक्षा यानी इसमें यही जो है इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है और कक्षा के अंदर ही वृत्तीय पथ पे घूमते रहता है, और उसके प्रत्येक वृत्तीय पथ को ही हम कहते हैं एक कक्षा के नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कक्षा समझ गए। यानी कक्षा क्या है? तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु का यानी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में गति करते रहते हैं। ठीक है, इसे हम प्रायः K L M N so on to, इसे हम इसी तरह आगे हम इसे लिख के दिखाते हैं। ठीक है, यानी कक्षा को हम कहाँ से शुरू करते हैं? K से, K L M N यानी कैपिटल में ही इसको हम लिखकर व्यक्त करते हैं। दूसरी बात आती है सब ऑर्बिट की। सब ऑर्बिट की यानी उप कक्षा की। देखिए, तो उप कक्षा होती क्या है? तो कक्षा को ही हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। कक्षा उप कक्षा है। उप कक्षा क्या है? यानी जो इस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस मार्ग में से होकर इस कक्षा के अंदर K L M N इत्यादि इन कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस मार्ग से वह घूमता है, यानी उनके इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिए गए मार्ग को ही क्या कहते हैं? उप कक्षा कहते हैं। फिर इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। और हम लोगों के पास जनरली 4 उप कक्षा होती है, जिसे हम S, P, D और F के नाम से जानते हैं। आगे एक G भी आती है, लेकिन अभी तक G का कोई उपयोग सामने नहीं आया है। अभी तक हम लोग जनरली केमिस्ट्री में F तक ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिए कोई आदमी किसी मकान में रह रहा है, तो ये क्या है? इसका मकान है। अब मकान में बहुत सारे फ्लैट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फ्लैट हुआ, यानी इस मकान को क्या कह देंगे? ऑर्बिट कह देंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? यानी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो इस मकान में, जिस प्रकार मकान में बहुत सारे फ्लैट होते हैं, ठीक है, तो हमने बना दिया कि 3-4 फ्लैट है। कितने फ्लैट है? 4 फ्लैट है। 4 फ्लैट बोल दिया। 4 फ्लैट कौन कौन हो सकते हैं? मान लिए S हो सकते हैं, P हो सकते हैं, D हो सकते हैं और F हो सकते हैं। ठीक है, इसे मैंने फ्लैट बोल दिया। फिर देखिए, फिर इन सभी फ्लैटों में रहने वाला कोई व्यक्ति भी तो होना चाहिए। तो इन सभी फ्लैटों में रहने वाला व्यक्ति यहाँ पे कौन हो सकता है? व्यक्ति के तौर पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो एस सब सेल में, यानी एस नाम के सब सेल जिसको हम फ्लैट बोल रहे हैं, तो उसमें एक कंडीशन है कि इसमें केवल अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 व्यक्ति रह सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, और डी में अधिकतम मैं अधिकतम की बात कर रहा हूँ, यानी अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं,
अधिकतम कहने का मतलब अधिक से अधिक, ठीक है, कम से कम इसमें 4 5 6 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मकान यानी बिल्डिंग है तो इसको हम अगर ऑर्बिट कह दे यानी कक्षा कह दे, तो इनके जो फ्लैट होगा वो क्या हो जाएगा, उप कक्षा हो जाएगी। यानी हम कितने उप कक्षा, अब देखिए फ्लैट भी बहुत तरह का होता है, 2 रूम वाले, 3 रूम वाले, 4 रूम वाले, 5 रूम वाले, कितने भी रूम वाले वो बना सकते हैं, फ्लैट अपने ऊपर है। तो हमने चार तरह का फ्लैट बना दिया, यानी एस पी डी एफ, जिसको हम उप कक्षा बोल लेंगे, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं। मान लिए कि पहला जो फ्लैट है यानी एस नाम का फ्लैट है, और यानी हम केमिस्ट्री भाषा में इसको उप कक्षा बोल रहे हैं, ठीक है। और तुलना कर रहे हैं किससे, फ्लैट से। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 व्यक्ति यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी नाम का जो फ्लैट है यानी पी नाम का जो सब ऑर्बिट है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी नाम का जो सब ऑर्बिट है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एफ नाम का उसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले जो एस, तो इसको हम पहले एक बार समराइज कर लीजिए इसको, कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि मकान है बहुत सारे, जो 5 फ्लैट वाले हैं, 7 फ्लैट वाले हैं, 8 फ्लैट वाले हैं, तो उनमें आदमी जो रह सकता है यानी किसी व्यक्ति का रहने की संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, टॉपिक बनाते हैं कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कक्षा में हो सकती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जा सके। तो देखिए हम कक्षा को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, के से। प्रथम कक्षा है यानी n इक्वल टू नंबर ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षा की संख्या। अगर n इक्वल टू 1 यानी प्रथम कक्षा है, प्रथम कक्षा कौन है, के, प्रथम कक्षा कौन है, के, कक्षा कौन हो जाएगा, के। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है 2n स्क्वायर, जहां n क्या है, जहां n बराबर है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, ठीक है। जहां n बराबर क्या है, कक्षा की संख्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि के कक्षा के में, के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कक्षा के क्या है, प्रथम कक्षा है यानी n बराबर 1, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा 2n स्क्वायर। फॉर्मूला तो यही होता है। तो कितने हो जाएंगे 2, और n इक्वल टू कितना है, क्योंकि पहला कक्षा है इसलिए n इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो इसमें कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको यहाँ इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में लिख देते, हिंदी की संख्या क्या होता है, फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। फिर देखते हैं इसी तौर पे दूसरे कक्षा के बाद क्या होता है, l। तो l जब कक्षा l में लेते हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि हमें किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, फार्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर, ठीक है। 2n का मान कितने हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 दूनी 4, ठीक है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षा में कितना हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन। तो इसी प्रकार आप किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का प्रयोग किया आप किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक आता है कि उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए हमारे पास कितने उप कक्षा हैं, 4। अभी तक कितने मौजूद उप कक्षा हैं, 4। अभी तक कितने मौजूद उप कक्षा हैं, 4 उप कक्षा, ठीक है। कौन कौन है वो एस है, पी है, डी है और एफ है। एस में देखिए
जो इसका लिमिटेशन है कि एस का जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को रखने का, वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को ही रख सकता है। पी, जिसको हम फ्लैट से इधर समझे थे कि पी ना एस पी डी एफ क्या है, किसी मकान का फ्लैट है, तो हो सकता है ना किसी फ्लैट में 2 आदमी रहे, किसी फ्लैट में 5 आदमी का रहने का ही व्यवस्था हो, किसी फ्लैट में 10 आदमी का रहने का व्यवस्था हो, किसी फ्लैट में 14 आदमी का रहने का व्यवस्था हो। ठीक है, तो उसी प्रकार जो सब ऑर्बिट है एस पी डी एफ, तो एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। डी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, तक प्रयोग में नहीं है जी। जब इसको ऐसे छोड़ दिया गया, जब आगे और भी तत्वों का खोज होगा तो देखा जाएगा कि आगे के तत्वों के लिए जी का भी प्रयोग हो जाए, लेकिन अभी तक इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, एफ तक ही हमारा काम चल जाता है। जो हमारी थर्ड टॉपिक आती है, अभी इनकी संख्या कितना है उसको ज्ञात करना। फिर मैंने दूसरा पढ़ा कि किसी कक्षा में किसी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, मैंने उसे जाना। अब मैं तीसरा क्या पढ़ूंगा कि किसी कक्षा में उप कक्षा की संख्या कितनी हो सकती है, किस कक्षा में कितने उप कक्षा हैं, इसके लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं कक्षा 1 के लिए, यानी कक्षा के लिए के से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो के में क्या होता है, n इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, हम शॉर्टकट में ई पर माइनस दे देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है 2n², जिसे हम निकाल सकते हैं 2n के मान कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब यानी कक्षा के पास, यानी प्रथम कक्षा के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसने क्या किया, सभी उप कक्षा को इनवाइट किया। एस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा और एफ भी आएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो पहले आएगा एस पी डी एफ क्रम से आता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो पहला होगा वह अपने आप को पूरा फुलफिल करेगा, उसके बाद में दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो दूसरे सब सेल में जाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन है कि जो पहले सब सेल आया है सबसे पहले उसको फुलफिल होना है, यानी सबसे पहले उसको भरना है। तो देखिए इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस के पास कितने चल गए, 2 चल गए। कितने चल गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए। अब बताइए पी के लिए बचा क्या, नहीं, पी के लिए 2, एस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, पी में कुछ नहीं बचा, डी के लिए कुछ नहीं बचा, एफ के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है, देखिए पहला कक्षा की उप कक्षा है इसलिए 1 देंगे, और उप कक्षा एस है तो एस नाम देंगे। ठीक है, नहीं 1s। ठीक है, कैसे लिखते हैं, यह पहले कक्षा की उप कक्षा है, पहले कक्षा की उप कक्षा है, तो पहला दे दिए, 1 दे दिए, और उप कक्षा कौन है, एस है तो एस दे दिए, यानी 1। इससे पता चल जाता है कि यह पहले कक्षा की उप कक्षा है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाते कैसे हैं, तो इसके पावर के तौर पर 2 दे दिए, यानी ऊपर में 2 दे दिए। ऐसे नहीं कि इसको 1s² नहीं पढ़ते हैं, 1s इसके पास कितना 2 कहेंगे, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रथम कक्षा के उप कक्षा के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो हम क्या देखें कि प्रथम कक्षा में केवल और केवल एक ही उप कक्षा आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि पी डी और एफ के लिए तो इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि पहला कक्षा में केवल और केवल एक ही उप कक्षा, यानी सिर्फ और सिर्फ एस आते हैं। फिर दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरा कौन हो सकता है, एल। क्या हो सकता है, एल। तो एल में देखिए ये दूसरा कक्षा है, तो दूसरे कक्षा की संख्या एन बराबर कितना हो जाएगी 2। फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2n²। ये भी फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा देंगे, 2n का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 दूना 4, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। अब ये भी देखिए, ये भी अब सबको इनवाइट करेगा, एस पी डी एफ तो यहाँ भी आएंगे, एस पी डी और एफ यहाँ भी आएंगे, चारों कक्षा आएंगे। ठीक है,
फिर इसको क्या करना, फिर वही कंडीशन है कि जो जो उप कक्षा पहले आया है उसको पहले फुलफिल करना है, पहले उसको भरना है इलेक्ट्रॉनों से, फिर बाद में उसके बाद में जो पी है पी को भरना है, बचेगा तो डी भराएगा, नहीं तो नहीं भराएगा, ये सब खाली चला जाएगा। तो देखिए, तो पहले एस का क्या कैपेसिटी आपने पहले देखा है कि उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो पिछले टॉपिक में देखा है कि एस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को लेते हैं 2, तो इसमें 2 आ जाएगा। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच गए मेरे पास 6, तो 6 पी में कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, देखिए 2 इस ए ले लिया और 6 पी में आ गया, टोटल 8 थे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हो गया। तो देखिए डी के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर एफ के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसको दिखाएंगे कैसे, इसको कैसे पता कि ये दूसरा दूसरे ऑर्बिट का यह सब ऑर्बिट है। तो देखिए यह दूसरे कक्षा की उप कक्षा है, तो पहले 2 देंगे यानी दूसरे कक्षा, और उप कक्षा क्या है एस, यानी एस यहाँ दे देंगे। तो 2s का मतलब हुआ दूसरे कक्षा की उप कक्षा है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ऊपर में दे देंगे 2। ठीक है, पी को कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये भी तो दूसरे कक्षा की उप कक्षा है, तो पहले 2 देंगे, फिर देखिए कौन से उप कक्षा है पी, तो 2p, इसका मतलब हुआ कि दूसरे कक्षा के ही उप कक्षा, क्योंकि पी तीसरे कक्षा के लिए भी आ सकता है, चौथे के लिए भी आ सकता है, 5वें के लिए भी आ सकता है। तो 2p कहने का मतलब है यह दूसरे कक्षा की उप कक्षा है, और टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या कितना आ जाएगा 2p6। ठीक है, और इसके लिए तो बचा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा वितरित हो गया। क्योंकि दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की सब उप कक्षा की कितनी संख्या आ गई 2, यानी दूसरे कक्षा एल में 2 एस और पी 2 ही उप कक्षा आएगी। फिर हम इसी प्रकार तीसरे के लिए देख लेते हैं। एम, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि n क्या बताता है कक्षा की संख्या को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे पहले हमें निकालनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी, फिर वही फॉर्मूला 2n स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 3 9 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर ये भी क्या करेगा, सभी उप कक्षाओं को इनवाइट करेगा। एस, पहले एस पूरा फुलफिल होगा, फिर पी फुलफिल होगा, फिर डी पूरा फुलफिल होगा, फिर एफ फुलफिल होगा। अगर बचेगा तो होगा, नहीं तो पहले नहीं होगा तो अपना खाली चला जाएगा। तो एस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर पी में टोटल कितना रह सकता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। डी में कितने 10। अब लेकिन देखिए यहाँ पर कंडीशन है 2 6 8 हो गया, आपको टोटल बचा कितना है इसमें से 10, नहीं 10 बचा, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10, तो इसने 10 ले लिया। फिर एफ के लिए बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो इसको भी दिखा देते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे, यह तीसरे कक्षा की उप कक्षा है, तो पहले 3 देंगे, फिर एस देंगे, और कितने देंगे इस पावर 2, नहीं 3s2, इसको पढ़ते कैसे हैं 3s2 3s2। ठीक है, यानी तीसरे कक्षा की उप कक्षा कौन है एस, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2। फिर पी, देखिए पी दूसरे कक्षा में भी तो आया था, तो अब कैसे पता लगा कि तीसरे कक्षा के, तो पहले 3 देंगे, फिर पी देंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 3p6। इसको देखिए डी तीसरे कक्षा की, तो 3d10। अब देखिए एफ के लिए बचा क्या, कुछ नहीं बचा, यानी तीसरे कक्षा में मैक्सिमम कितने सब ऑर्बिट हो सकते हैं, तो 3 एस पी डी, यानी तीसरे कक्षा में 3 गो उप कक्षा आ सकता है। फिर चौथे के लिए देखते हैं। अभी चौथे उप कक्षा है, तो n बराबर कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, फिर से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर वही फॉर्मूला लाएंगे 2n स्क्वायर 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ भी सेम वही s सब आएगा, p आएगा, फिर d आएगा, फिर f आएगा। एस कितने लेगा, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, टी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को लेगा, डी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और एफ टोटल 14 इलेक्ट्रॉन को लेगा। इसको गिनिए 6 2 8 8 10 18 18 14 32, ये टोटल कितना हो गया, इसमें चारों आ गए। इसको कैसे दिखाएंगे, यह चूंकि चौथा कक्षा की उप कक्षा है, तो 4s
6 हो गया, 4D 10 हो गया, 4F 14 हो गया। यानी चौथे कक्षा आते आते टोटल कुल मिलाकर चारों उप कक्षाएं आ जाती हैं। चौथे कक्षा में चारों उप कक्षाएं का योग हो जाता है। अब जैसे जैसे ये बढ़ा था, पहला में एक उप कक्षा, दूसरे कक्षा में 2 उप कक्षा, तीसरे कक्षा में 3 उप कक्षा, चौथा कक्षा में 4 उप कक्षा। तो टोटल मेरे पास 4 ही उप कक्षा होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो फिर आप सोचेंगे कि 5वें उप कक्षा के लिए क्या आएगा। तो देखिए अब यही सब रिपीट होते आ जाएगा। ठीक है, जो 5वें उप कक्षा में आएगा तो यही जो अभी 4S था तो 5S हो जाएगा, 4P था तो 5P हो जाएगा, 4D था तो 5D हो जाएगा, 4F है तो 5F हो जाएगा। यही सब रिपीट होते हुए आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक। जो मेन टॉपिक पढ़ना था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, उस ऑर्बिट बाई ऑर्बिट, सब ऑर्बिट बाई सब ऑर्बिट, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है हम उसको देखते हैं। तो जो मेरा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्रम को देख लेते हैं। जैसे अब जनरली क्या सूत्र क्या होता है पहले एक बार देख लीजिए, फिर उसको हम कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्डर बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी होता क्या है 1s, इस प्रकार से 3DPS हो गया। फिर उसके बाद आ जाएंगे क्या 4D, 5P, 6S, 7 सॉरी, उसके बाद आती है क्या, आगे ही हम मेरे पास जगह नहीं, नीचे लिख देता हूँ 4F, 5D, 6P, 7S। फिर उसके बाद आगे ऐसे ही अब आते जाएगा लगातार लगातार। आप देखिए कि 4, देखिए 3 में क्या था DPS, मतलब D भी आता है, P भी आता है, S भी आता है। 4 में भी देखिए 4 में क्या था 4D, 4 में देखिए F भी आता है, D भी आता है, P भी आता है और S भी आता है। फिर अब इसी प्रकार से FDPS बढ़ता जाएगा, यानी 5F, 6D, 7P और 8S, ऐसे 1 आगे आता जाएगा। तो सबसे पहले हम ये आया कैसे, ये क्रम आता क्यों है और ये कैसे आता है। आप सोचते हैं कि 4 के बाद 3 आ गया, फिर 4 आ गया, कभी 5 है फिर 4 है। तो ये क्रम आपको याद कैसे रखना है तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहले एक बार इसको ऐसे हम हाईलाइट दिखा दिए ताकि फिर इसको हम बताएं तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्रम होता है। फिर देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं, इसका क्रम लिखते कैसे हैं देख लेते हैं। पहले आप लिखिए 1s। देखिए प्रथम कक्षा में सिर्फ और सिर्फ एस सबसेल ही आते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का बंटवारा तो सबसेल में ही होता है, तो प्रथम कक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेल आया है जो कि हम पिछले वाले टॉपिक में देख चुके हैं। ठीक है, इसे और दूसरे अब फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे 2s। तो देखिए दूसरे कक्षा में एस सबसेल भी आता है और पी सबसेल भी आता है, तो 2p भी होगा। फिर स्टार्ट करेंगे क्या 3, सॉरी इसको इधर इधर। फिर अब तीसरे कक्षा के लिए लिखेंगे 3s, 3p, 3D, क्योंकि तीसरे कक्षा में एस सबसेल भी आते हैं, पी भी आते हैं और डी भी आते हैं। फिर अब चौथे कक्षा के लिए लिखेंगे 4s, 4p, 4D, 4F भी होते हैं उसमें। ठीक है, अब आगे चल के जी भी अगर आएगा तो जी भी लिख देंगे, क्योंकि मेन तो एस पी डी 3-4 ही होता है। अगर जी आएगा तो आगे लिख देंगे उसको। फिर देखिए 5वें कक्षा के लिए लिखेंगे 5s, 5p, 5D, 5F, 5G, 5H। इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब होता नहीं है, अगर होगा तो देखा जाएगा, फिर डॉट डॉट लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है क्या, अगर छठे कक्षा के लिए लिखेंगे तो 6s, 6p, 6D, 6F,
6G, सॉरी ये हो जाएगा 6H, सातवें कक्षा के लिए देखेंगे तो 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7A। सभी कक्षाओं के लिए हम उप कक्षाओं का वितरण देख चुके हैं। प्रथम के लिए S, दूसरे के लिए S और P, तीसरे के लिए SPD, चौथे के लिए SPDFGB। अगर आएगा आने वाले समय अगर और भी बहुत सारे तत्वों का खोज अगर होगा तो G का इस्तेमाल जब होगा तो फिर हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमारा F तक ही चलता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले यह फर्स्ट S माने प्रथम कक्षा के प्रथम सब सेल में जाती है। तो यह इलेक्ट्रॉन का क्रम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा की पहले और सब ऑर्बिट यानी सबसे पहला वो कक्षा S में आता है, फिर उसके बाद कहाँ जाती है 2S में जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाती है फिर 2P में, फिर 3P में, फिर 4S में जाती है, उसके बाद फिर 3D में जाती है, उसके बाद फिर 4P में जाता है, 5S में आता है, 4D में आता है, 5F में आता है, 6 यही क्रम है। ठीक है ना, जनरली हम 7S तक में ही सभी चीज़ को समेट लेते क्योंकि G तो हमको आता ही नहीं है यूज में। ठीक है, G तो अभी तक इसका मतलब शेप साइज कुछ खोज हुआ नहीं है, तो अभी इतना ही हम लोग जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो ज़रूरत चाहिए, ठीक है, वो इतना ही में समेट जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है 1S में, तो 1S हो जाएगा। उसके बाद कहाँ गया 2S में, तो 2S हो जाएगा। फिर कहाँ गया है इलेक्ट्रॉन 2P में, तो 2P में लिखेंगे। 2P के बाद क्या आता है 3S, फिर क्या है कहाँ जाते हैं 3D में आते हैं, तो 3D के लिखेंगे। ठीक है, आप इसको एक ही लाइन में लिखिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस की डिफिशेंसी है, इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। 3D में होता है, उसका 4D आता है, इसको हम याद करने का तरीका भी समझा देंगे। फिर उसके बाद क्या क्रम है 5S आती है, 5S के बाद क्या आता है 4D आती है, 4D के बाद में 5P के बाद 6S आते हैं, 6S के बाद 4F के बाद कितने आते हैं 5D के बाद देखिए क्रम 6P आता है, 6P के बाद 7S, ऐसे करते करते 1 2 आगे बढ़ते चला जाता है क्योंकि हम लोगों को यही तक जरूरत पड़ेगी, इससे आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे तो देखिए, चूंकि प्रथम कक्षा में सिर्फ और सिर्फ S आता है तो 1S लिख दिए, दूसरे कक्षा में S और P दोनों आते हैं तो S और P दोनों लिख दिए, तीसरे कक्षा में 3S भी आते हैं 3P आते हैं, 3S और 3P लिख दिए, 4S तक लिख देंगे। ठीक है, 3P के बाद 4S तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैसे याद करेंगे तो देखिए याद रखिएगा 3DPS, क्या याद रखिएगा 3DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, याद रखने का तरीका है दिल्ली पब्लिक स्कूल। लेकिन देखिए इसका क्रम कैसे रहेगा 3DPS तो हो गया, 3DPS के बाद आपका आता है 4DPS, यहाँ से देखिए 4D स्टार्ट है 4DPS यानी कौन होता है 4DPS यानी तीसरा दिल्ली पब्लिक स्कूल था, चौथा दिल्ली पब्लिक स्कूल है ये। लेकिन इसका क्रम कैसे लिखा गया, ये 3D से स्टार्ट हुआ है तो P का जो आपसी में जो क्रम है, आपस का जो क्रम है वह बढ़ते चला जाएगा। 3D के बाद क्या हो जाएगा 4P, 4P के बाद क्या हो जाएगा 5, 3 4 5। अब 4DPS से स्टार्ट होगा तो 4D है तो यहाँ पे 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो 3DPS होती है 4DPS होती है। जब ही अब आगे की बात होती है 4DPS के बाद 4FDPS भी होता है। क्या होता है 4FDPS, तो क्या हो जाएगा 4 फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसा भी बोल सकते इसको फर्स्ट
दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्योंकि 4 से FDPS भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसका आपसी क्रम जो है वह बढ़ेगा, क्योंकि 4F से स्टार्ट है तो 5D हो जाएगा, 5 के बाद क्या होता है 6 होता है, 6 बाद क्या होता है 7S होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जब 4 FDPS है तो 5FDPS भी हो जाएगा, तो 5F के बाद क्या हो जाएगा 6D 7P और 8S। लेकिन इसके बाद लगातार यही आते जाएगा FDPS तो 4 FDPS 5 FDPS, फिर 6 FDPS यानी 6DF 7D 8P 9S, ऐसे करके आते जाएगा। लेकिन याद रखिएगा DPS में कौन होता है 3DPS 4DPS, बस यही दो आती है। बाकी सब में 4 5 6 7 8 जितने भी आगे आएगा सब के सब FDPS आते चले जाएंगे। और लेकिन उनके याद रखिएगा उनके आपसी क्रम जो अंदर का क्रम है उसको बढ़ाते चले जाइएगा, ठीक है। तो यह याद करने का एक तरीका है, ठीक है। अब हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या को अगर पता हो जाए तो उस परमाणु संख्या के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। फिर हम पता करेंगे कि वह धातु है या फिर अधातु है या फिर उपधातु है, ठीक है। इसके बाद हम उसे ये भी पता करेंगे कि उसमें कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे रख के ही पता कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे टॉपिक में क्या पढ़ने जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाता है। और तो चलिए हम आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तत्व यानी हाइड्रोजन जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे आता है, जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, सबसे पहले इसको संकेत को जानेंगे। संकेत इसका H होता है, कैपिटल H। परमाणु संख्या, तो देखिए परमाणु संख्या क्या होती है, तो यह जो पीरियोडिक टेबल जो जितने भी ज्ञात तत्व है तो इन सभी ज्ञात तत्वों को एक सारणी में इसको दिखाया जाता है, एक सारणी में इसको दिखाया गया है। और जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, पीरियोडिक टेबल के नाम जानते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में जितने नंबर पे आती है वही उसका परमाणु संख्या कहलाता है। तो चलिए इसको इसके पीरियोडिक टेबल में से 1 नंबर पे रखा गया है हाइड्रोजन को, ठीक है। इसलिए इसकी परमाणु संख्या कितना हो गई 1। उसके बाद आती है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसको शॉर्टकट में ई देकर माइनस दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका परमाणु संख्या होता है, यानी जितने नंबर पे वो होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, उतना ही उसमें प्रोटॉन भी होता है। क्योंकि शुरुआत में जो है कोई भी एटम, कोई भी परमाणु जो है वह शुरुआत में न्यूट्रल अवस्था में रहता है, उदासीन अवस्था में रहता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, तो दोनों की संख्या सेम होती है, क्योंकि दोनों का परिमाण, अब आगे चल के समझेंगे कि परिमाण क्या होता है। तो जितना माइनस चार्ज होता है उतना ही प्लस चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं, अर्थात वह उदासीन अवस्था में, न्यूट्रल अवस्था में रहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 1। और प्रोटॉन P प्लस से दिखाते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या भी हो जाएगी 1। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। इसको शॉर्ट में EC लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखेंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का विन्यास यानी वितरण करते हैं, यानी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम को देखा था, तो सबसे पहले देखा था कि 1s आती है, उसके बाद 2s आती है, फिर 2p आती है, फिर 3s आती है, फिर 3p आती है। इसी प्रकार से आगे लिखा तो चला जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का, चूँकि मेरे पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट सब ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। जब यह एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा तो अब तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। इस 2s के लिए, 2p के लिए, 3s के लिए, 3p के लिए तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो इसको हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको मिटा देंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 1s
1s1, यानी प्रथम कक्षा के प्रथम सब सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। ठीक है, यही रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या पता कर सकते हैं, इसमें पता कर सकते हैं कि इसमें कक्षा की संख्या कितने हैं, यानी ऑर्बिट की संख्या कितने हैं। तो देखिए इसमें कक्षा की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है, आपको हम पढ़ाए थे जब हम आप सिखा रहे थे कि किसी भी कक्षा में उप कक्षा की संख्या कितनी होती है, ठीक है, या किसी भी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो उसमें दिखाए थे कि 1s कैसे लिखते हैं। देखिए 1 का मतलब होता है पहला कक्षा, s का मतलब उप कक्षा, तो यानी पहले कक्षा की उप कक्षा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 है, यानी इसमें कितनी कक्षा है, एक कक्षा है, और कक्षा को k से दिखाते हैं। तो पहले वाले को क्या हो जाएगा, इसको हम k नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, k, या k कक्षा का उप कक्षा है, क्योंकि पहला कक्षा का नाम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, k से स्टार्ट करते हैं। तो यह इसमें कक्षा की संख्या 1 होगी, और वो भी कौन है, k। फिर देखते हैं उप कक्षा की संख्या, उप कक्षा की संख्या। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप देख रहे हैं कि उप कक्षा कितने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ s, यानी 1 है। उप कक्षा की संख्या भी 1 है, वो कौन है, s। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सबसे बाहरी कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सबसे बाहरी कक्षा, इसको इंग्लिश में कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी सबसे बाहरी कक्षा। देखिए तो इसमें एक ही कक्षा है कि, तो सबसे बाहरी कौन होगा, एक ही होगा। जिसमें 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, तो 4 क्या हो जाएगा, सबसे बाहरी। जिसमें 3 तक रहेगा 3 हो जाएगा सबसे बाहरी। ठीक है, लेकिन इसमें तो एक ही है, इसके सबसे बाहरी कक्षा क्या हो जाएंगे, 1। और कौन सा है सबसे बाहरी कक्षा, 1, मान सॉरी k। सबसे बाहरी कक्षा कौन है, k। अब देखते हैं सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे बाहरी कक्षा में देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। कितनी है, 1। यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। तो क्या दे देंगे, 1। ठीक है, इतना तक आपको, आई होप कि आपको इतना तक समझ में आया होगा। फिर हम दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो चलिए हम कोई दूसरा एक तत्व ले लेते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लेते हैं। तो हम अगले तत्व का नाम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम को ले लेते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में कैल्शियम अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब फिर हम जैसे हम पहले हाइड्रोजन के बारे में जाने हैं, उसी प्रकार से इसके बारे में भी हर एक चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। कैल्शियम, कैल्शियम का सबसे पहले हम संकेत जानेंगे, इसका संकेत क्या होता है। तो देखो कैपिटल C और स्मॉल a, CA से इसको दिखाते हैं संकेत में। तब देखते हैं इसकी परमाणु की संख्या। परमाणु संख्या, तो इसकी परमाणु संख्या 20 होती है, यानी पीरियोडिक टेबल में यह 20वें नंबर पे होता है। उसके बाद आती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जितनी परमाणु संख्या होती है उतना इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन। फिर आएगी प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएंगी, जितने इलेक्ट्रॉन होती है उतना ही प्रोटॉन भी होता है, क्योंकि यह न्यूट्रल अवस्था में है, उदासीन अवस्था में है। तो इसमें हो जाएगा 20 प्रोटॉन। ठीक है, अब चूंकि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर है, तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लेते हैं। मैं शॉर्ट में इसी लिख देता हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, और किसमें, सबसेल में, या फिर कक्षा में बोल सकते हैं, क्योंकि सबसेल भी तो कक्षा में ही आता है ना। तो चलिए फिर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम को लिखते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ऐसा करके लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको जहाँ तक जरूरत है वहीं तक लिखा कीजिए।
तो चलिए हम एस में, एस सब सेल में आपको पता है कि एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, तो 2 दे दिए। फिर इसमें एस में कितने आएंगे, 2, तो 2 इसमें दे दिए। पी में अधिकतम कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 दे दिए। 3 एस में कितने आएंगे, 2, तो 2 दे दिए। पी में कितने, 6, तो 6 दे दिए। पहले जोड़ देख लीजिए, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20। देखिए वहां तक मेरा आ गया। जितना जरूरत पड़ता है उतना ही तक हम लिखते हैं, आगे भी है, अगर जरूरत पड़े तो आगे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले अब हमको देखना क्या है, कक्षा की संख्या, ठीक ना। तो कक्षा देखिए 1 है, मतलब पहला कक्षा भी आया है। 2, तो 2 वाले जितने हैं सब दूसरे कक्षा के हैं, तो पहले कक्षा को के कहते हैं, दूसरे कक्षा को एल, और तीसरे कक्षा 3 वाले जो ये क्या भी रहते हैं, जो सबसेल के पीछे जो अंक लिखे रहते हैं वह कक्षा की संख्या दिखाते हैं। तो 3 वाले क्या है, तीसरा कक्षा, तो ए के एल और एम आ जाएगा। फिर चौथा कक्षा में सिर्फ एस ही आया है, एस सबसेल आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई एन आ जाएगा। टोटल कितने कक्षा हो गए, के एल एम एन, 4। तो हम लिख सकते हैं कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, तो कक्षा की संख्या कितने हैं, 4। कौन कौन है, के एल एम और एन, ठीक है। यानी आप कोई पूछे कि कैल्शियम की कक्षा की संख्या कितनी होगी, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 4। फिर देख लेते हैं उप कक्षा की संख्या, उप कक्षा की संख्या। तो उप कक्षा की संख्या को देखिए क्या क्या कौन कौन है। तो उप जानते हैं कि उप कक्षा क्या होता है, एस पी डी एफ, 4 होता है, ठीक ना। 4 को हम ही प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए एस भी आया है, पी भी आया है, चलिए दूसरा तो कोई आया नहीं है, एस और पी 2 ही आया है, तो क्या हो जाएगा, उप कक्षा की संख्या कितने हो जाएंगे, 2, एस और पी। ऐसा नहीं कि 1 2 ऐसे पूरा नहीं जोड़ना है, सिर्फ देखिए कि कौन कौन आया है। तो एस आया है और पी आया है, डी तो आया नहीं है, ठीक है। तो उप कक्षा की संख्या कितने हो जाएंगे, 2। अब देखना है कि सबसे बाहरी कक्षा यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा। तो देखिए सबसे बाहरी कक्षा कौन है, देखिए के एल एम एन। अब बताइए यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो इसके साइड साइड में देखिए, इसके साइड साइड में क्या होते हैं, एक वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी अगर न्यूक्लियस का कोई वजन यानी परमाणु जो बाहर निकलेगा, तो प्रोटॉन का परमाणु, प्रोटॉन का में जितना भार होता है उसका भार, और प्लस न्यूट्रॉन का जितना भार होता है उतना भार, दोनों के भार जोड़कर किसका भार निकलता है, न्यूक्लियस का भार यानी नाभिक का भार निकलता है। और वही नाभिक का भार परमाणु भार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे बाहरी कक्षा, तो कक्षा स्टार्ट कहाँ से होती है, कक्षा स्टार्ट होती है नाभिक के पास है। चलिए सबसे बाहरी कक्षा क्या हो जाएगा, के, फिर एल एम और ये क्या हो जाएगा, एन। यानी सबसे बाहरी कक्षा कौन है, एन है। सबसे बाहरी कक्षा चौथा कक्षा है जो कि कौन है, एन। किसमें, कैल्शियम में, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप देख रहे हैं कि सबसे बाहरी कक्षा कौन है, 4s, ठीक है ना, 4 है, और इसमें सबसेल कौन आया है, s। तो देखिए सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2। देखिए 4 4s 2, तो चौथा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। और याद कीजिए कि सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे, कि सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही जब 2 तत्व मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस समय अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोले ऐसे, अगर लिख सकते हैं नोट देकर, एक पॉइंट मैंने बढ़ा दिया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा लिखेगा,
किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में संख्या इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस टॉपिक के सबसे बारीक कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे जो सबसे बाहरी कक्षा है वो क्या है, 4 है। तो सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यही ना होगा, यही ना सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो हम तो इसकी संख्या को पढ़ना है, तो हम क्या लिखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही ना संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। लिख देंगे यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। देखिए, ये वैसा इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक साथ कॉम्बिनेशन करके, एक साथ रिएक्शन करके जब उसको यौगिक बनाया जाता है, तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनमें भाग लेते हैं। यानी अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाकर उसको कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, तो आगे जाके हम एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, वैलेंसी। ठीक है, जिसको हम इस वीडियो लेक्चर के यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो पार्ट 2 वाले वीडियो लेक्चर होंगे उसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी चेक करेंगे कि ये जो कोई तत्व है वो मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, या फिर उसको फिर चेक करेंगे कि उसमें कितने लोन पेयर है, कितने अनपेयर है। ठीक है, और उसका फिर ऑर्बिटल डायग्राम को दिखाएंगे, फिर उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बताएंगे। ठीक है, इन सभी जो टॉपिक है, इन सभी टॉपिकों को, इन सभी पॉइंट को हम इस वीडियो लेक्चर के जो पार्ट 2 वाले वीडियो लेक्चर होंगे उसमें कवर करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।